तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, क्रियात्मक यौगिकों का IUPAC नामकरण। ओके, तो देखो बच्चों, क्रियात्मक यौगिक मीन्स ऐसे यौगिक जिनमें एक क्रियात्मक समूह होता है। क्रियात्मक समूह मतलब कि अगर कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई विषम परमाणु है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फर, फास्फोरस, तो ऐसे यौगिकों में एक फंक्शनल ग्रुप जरूर होगा जिसमें वो विषम परमाणु आपको दिखेगा। जैसे अल्कोहल तो उसमें OH दिखेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तो COOH दिखेगा, अमाइंस तो NH2 दिखेगा, है ना। हेलो एल्केन्स तो हेलोजन दिखेगा। मतलब विषम परमाणु हमेशा फंक्शनल ग्रुप में दिखता है। तो ऐसे यौगिकों का जब हम IUPAC नामकरण करते हैं तो हमें कौन कौन से रूल लगाने हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहला तो ये है रूल कि क्रियात्मक समूह युक्त लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। अब देखो बच्चों, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो और चाहे फंक्शनल कंपाउंड्स हो, हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि हमें एक ऐसी कार्बन श्रृंखला का चुनाव जिसमें क्रियात्मक समूह भी आ जाए और सभी जो प्रतिस्थापी है मैक्सिमम वो आ जाने चाहिए। मीन्स एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। दूसरा है कि अंकन उस सिरे से करते हैं जहां से मुख्य क्रियात्मक समूह निकट होता है। मुख्य क्रियात्मक समूह उसे बोलते हैं बच्चों जिसकी वरीयता जो है उच्च होती है। मैंने आपको एक वरीयता श्रेणी बताई है कि जिसमें COOH, फिर आता है SO3H, फिर उसमें आता है COOR, COX, CONH2, फिर आता है साइनाइड, आइसोसाइनाइड, CHO, CO, OH और NH2। मतलब पहले सारे क्रियात्मक समूहों में आप देखोगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और उनके डेरिवेटिव्स आए हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले, फिर डबल बॉन्ड वाले और फिर सिंगल बॉन्ड वाले, और इसके बाद इन और आयन आते हैं। तो यहां पर आपको वहां पर एक वरीयता श्रेणी अच्छे से याद रखनी है। उसमें जिसकी वरीयता सबसे ज्यादा है, ठीक है, उसी को हम मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे और उस क्रियात्मक समूह का हमेशा सफिक्स यूज होगा, मतलब अनुलग्न। अगर कुछ क्रियात्मक समूह बच जाते हैं तो वो हमेशा पूर्व लग्न में ही क्या होंगे बच्चों, प्रयुक्त होंगे। मीन्स उनके नाम पूर्व लग्न में लिखे जाएंगे प्रीफिक्स में, और इन प्रीफिक्स का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो डिसाइड करेंगे हम उनके पहले अक्षर के आधार पर। ठीक है, तो यही लिखा है कि निकट हो मुख्य क्रियात्मक समूह वहां से अंकन करें। यदि मुख्य क्रियात्मक समूह में सिरात्मक कार्बन, सिरात्मक मतलब देखो बच्चों ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें स्वयं कार्बन होता है, उन्हें टर्मिनल ग्रुप भी बोलते हैं। जैसे CHO, COOH, COOR मतलब एस्टर, CONH2, COX, साइनाइड, सब ये सिरात्मक क्रियात्मक समूह है। अगर ये हैं कार्बन में, मतलब उस यौगिक में, तो ध्यान रखें इन्हीं के कार्बन को एक नंबर देकर और फिर लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। समझ गए ना कि मुख्य क्रियात्मक समूह में मेन जो दिखते हैं वो आप देखोगे कार्बन वाले ही हैं। तो अगर ये मुख्य क्रियात्मक समूह में ये सिरात्मक समूह है तो ध्यान रखें इन्हीं के कार्बन को एक नंबर दोगे और वहीं से फिर अंकन शुरू करते हुए लंबी श्रृंखला में चुनाव करते हैं। अंकन वरीयता ध्यान रखनी है, पहले द्वितीयक अनुलग्न को वरीयता दी जाती है, फिर प्राथमिक अनुलग्न को और फिर पूर्व लग्न को। मतलब जब आप अंकन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले अंक द्वितीयक अनुलग्न को प्रदान करना है, फिर प्राथमिक अनुलग्न मींस इन आइन को, और फिर पूर्व लग्न। जैसे यहां पर चले तो COOH, तो यहां से हम 1 2 3 4, तो हमने पहले यहां पर ये क्या है बच्चों, मुख्य क्रियात्मक समूह एक ही है हालांकि, और ये जो है आप देखते हैं ये है द्वितीयक अनुलग्न। क्या है बच्चों, ये द्वितीयक अनुलग्न।
क्रियात्मक समूहों के अनुलग्न द्वितीयक होते हैं और ये कहलाते हैं इसमें प्राथमिक अनुलग्न, मतलब डबल बॉन्ड का अनुलग्न ईन। तो पहले हमने नंबरिंग का आधार रखा है प्राथमिक अनुलग्न से, सॉरी द्वितीयक अनुलग्न का, कार्बन 1, फिर इस तरह से 2 3 4, और ये नाम दे दिया ब्यूट 2। क्यों? क्योंकि ब्यूट 4 कार्बन है, 2 पोजीशन में ईन है और 1 पोजीशन में ओइक है। अगर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप एक बार ही है तो हमें इसका लोकेंट देने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा नंबर 1 होता है। अब इसमें आ जाओ। अब देखो बच्चों, यहां पर अगर हम देखें तो ये 2 पोजीशन में सी डबल बॉन्ड है और यहां चलें तो 2 पोजीशन में OH है। अब आता है कि हम अंकन कहां से प्रारंभ करें, ऊपर वाले से या नीचे। तो ध्यान रखें, मैंने ऊपर लिखा है पहले द्वितीयक अनुलग्न को वरीयता दोगे, फिर प्राथमिक अनुलग्न को, ठीक है, और फिर पूर्व लग्न को। तो यहां पर द्वितीयक अनुलग्न है COOH और द्वितीयक अनुलग्न सॉरी है ना, और प्राथमिक अनुलग्न है डबल बॉन्ड, और ये OH एक पूर्व लग्न है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, जहां से हमारा डबल बॉन्ड भी नियरेस्ट है, और मतलब दोनों प्राथमिक और द्वितीयक अनुलग्न जहां से नियरेस्ट है वहीं से करो। तो इसीलिए मैंने यहां से अंकन की है। कुल मिला के 8 कार्बन है, तो आपने लिखा यहां पर OH जो है, यहां पर ये किस रूप में यूज हो रहा है, प्रीफिक्स में, पूर्व लग्न में। तो इसीलिए लिख दिया 7 हाइड्रोक्सी, 8 कार्बन है, ऑक्ट 2 पोजीशन में ईन है, और 1 और 8 पोजीशन में क्या है बच्चों, COOH। तो लग गया डाइओइक एसिड, और ई यहां पर जो है ड्रॉप नहीं हो रहा है, नहीं हटाएंगे, और 1 8 का मतलब 1 और 8 कार्बन में है COOH। ठीक इसी तरह इसका नाम लिखें तो हम यहां पर नंबर 1 CO के कार्बन को देंगे, 2 नंबर इसको, क्योंकि पहला ये जो CO है ये है द्वितीयक अनुलग्न, फिर डबल बॉन्ड प्राथमिक अनुलग्न, और फिर जो OH है वो है एक सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए यहां पर ये प्रीफिक्स बन गया है। तो हम नाम लिखेंगे इसका 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंट, 5 है, 2 पोजीशन में ईन है और 1 पोजीशन में ओन है। तो इस तरह से इसका ये नेम होगा। बात क्लियर है अच्छी तरह से? ये है वरीयता का क्रम, अंकन में ध्यान रखना है। फिर तीसरा रूल है कि समस्त प्रतिस्थापियों को उनके लोकेंट नंबर उपस्थिति अंक सहित अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं। मतलब मुख्य क्रियात्मक समूह को आप हटा दो तो बाकी जितने भी एल्काइल ग्रुप बचे या फिर जितने भी फंक्शनल ग्रुप बचे, उन सबको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में निर्धारित करते हुए पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं, विद उनके कहां पर उपस्थित है वो उपस्थिति अंक लोकेंट नंबर लिखते चले। यदि 2 समान क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, मतलब 2 स्थिरात्मक समूह, मतलब 2 COOH, 2 CHO या 2 COOR, तब हमें क्या करना है, एक स्थिरात्मक समूह से अंकन प्रारंभ करके दूसरे स्थिरात्मक समूह के कार्बन में अंकन समाप्त करना है। और वरीयता का ध्यान रखना है कि पहले द्वितीयक अनुलग्न, फिर प्राथमिक अनुलग्न और फिर प्रतिस्थापी। अगर द्वितीयक अनुलग्न है, प्राथमिक अनुलग्न नहीं है, तो फिर आपको पहले द्वितीयक अनुलग्न का ध्यान रखना है और फिर प्रतिस्थापी का। तो इस तरह से एक स्थिरात्मक समूह के कार्बन से अंकन प्रारंभ करोगे और दूसरे में जाके एंड कर दोगे। ओके। फिर यदि यौगिक में एक मुख्य स्थिरात्मक समूह के साथ दूसरे सिरे पर CHO उपस्थित है, हाँ, अब एक बात और ध्यान रखना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक COOH है मान लो, या एक मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसके अलावा एक टर्मिनल में CHO समूह है, तो इस CHO का कार्बन पैतृक श्रृंखला में चुना जाता है जब इसके कार्बन का चुनाव करने से एक लंबी श्रृंखला प्राप्त होती है। बात समझ रहे हो आप कि अगर ये किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में उपस्थित है CHO और टर्मिनल दिख रहा है, क्योंकि तो टर्मिनल है तो वैसे भी टर्मिनल होगा, तो आपको इसका कार्बन तभी सिलेक्ट करना है CHO का जब इसके कार्बन चुनने से एक लंबी श्रृंखला प्राप्त होती है। यदि श्रृंखला छोटी हो जाती है तो इसका कार्बन नहीं चुना जाएगा, और जब CHO का कार्बन पैतृक श्रृंखला में आ जाएगा तो इसका जो प्रीफिक्स यूज होगा बच्चों वो ऑक्सो होगा, और नहीं होगा तो फॉर्माइल प्रीफिक्स आएगा।
देखो मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। यहां से चले, एक आप देख रहे हैं नंबर 1 2 3 4 और 5, और यहां चले तो भी 5। तो हम ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे बच्चों, ऐसे, समझ गए ना, ये वाली सिलेक्ट हो गई, क्योंकि आप यहां जा रहे हैं तो भी 5 आ रहा है, यहां जा रहे हैं तो भी, तो यहां पर जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ऑक्सो प्रीफिक्स आ रहा है, इसलिए नेम हो जाएगा यहां पर कि 4 मिथाइल 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। ओके, इस तरह से सिलेक्ट करना। अब इसमें आ जाए, अगर हम यहां से चलें, अब आप देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, और यहां चलते हैं तो 5 हो रहे हैं। तो अब हम CHO का कार्बन सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे और CHO को यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए और उसको लिखेंगे 4 फॉर्माइल हेक्सेनामाइड। 6 कार्बन है, अमाइड है, तो हो गया हेक्सेनामाइड। ठीक इसी तरह से इसका नेम देखिए 1 2 3 और 4, तो हो जाएगा ब्यूटेन। ई नहीं हटेगा क्योंकि ये पूरा सेकेंडरी सफिक्स का नेम माना जाएगा, तो 1,4 डाइओइक एसिड। अब यहां आ जाए तो यहां पर एक प्रतिस्थापी भी है, तो हम अंकन यहीं से लेंगे, क्योंकि ईन और आइन तो है नहीं कहीं पे, तो हम द्वितीयक अनुलग्न के बाद प्रीफिक्स को प्रेफरेंस देंगे। तो यहां से 1 2 3 में तो हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। यहां पर आ जाए तो ये 2 मिथाइल ग्रुप है बच्चों, ये एस्टर है, ध्यान रखें एस्टर के मिथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप को सबसे पहले लिख दिया जाता है, क्योंकि इनका नाम ही है एल्काइल एल्किनोएट। तो मिथाइल ग्रुप हमने पहले लिख दिया। अगर मान लो दोनों ग्रुप अलग अलग होते, यहाँ मिथाइल है यहाँ इथाइल, तो हम अल्फाबेटिकली इथाइल मिथाइल लिख के फिर प्रीफिक्स लिखते हैं इसमें एस्टर में, और फिर क्या लिखते हैं उसका सेकेंडरी और प्राइमरी जो सफिक्स है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि नंबरिंग हमने एस्टर ग्रुप के कार्बन से की है, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक अनुलग्न भी नियरेस्ट है। तो इस तरह से आपने नंबरिंग कर दी और ये 8 तक हो गया, तो हो जाएगा मिथाइल, ये मिथाइल को एस्टर के मिथाइल को बता रहा है, 6 एमिनो, टोटल है 8, तो हो गया ऑक्ट। और किस पोजीशन में 2 में ईन है बच्चों, तो ईन पूरा लिखा जाएगा, और 1,8 डाइओएट, क्योंकि डाइओएट पूरा एक नाम माना जाएगा और इसमें डी से कंसीडर होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसलिए ई ड्रॉप नहीं हुआ। ओके, तो इस तरह से हमारा इसका नेम हो गया। अब आता है कि यदि एक का पैतृक श्रृंखला में 3 या अधिक समान सिरात्मक समूह जुड़े हो, तो केवल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो होती है, ठीक है, कि कार्बन पैतृक श्रृंखला के निर्धारण में आते हैं तथा क्रियात्मक समूह के विशिष्ट अनुलग्न प्रयुक्त होते हैं। अब यहां देखें बच्चों कि कहीं ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है जिनमें 3 या इससे ज्यादा सिरात्मक समूह एक ही हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़े हैं, तो इसमें इन क्रियात्मक समूहों के कार्बन नहीं सिलेक्ट होंगे, केवल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के ही कार्बन पैतृक श्रृंखला में आएंगे। एक चीज, दूसरा है जो ये क्रियात्मक समूह है, इनके विशिष्ट जो हमने सफिक्स पढ़े हैं वो यूज होंगे। जैसे ये है CHO CHO CHO, एक ही कार्बन चेन से जुड़ा है, तो हमने 3 कार्बन की चेन ली, तो हो गया प्रोपेन, फिर हो गया 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक, यहां पर आ जाए तो चूंकि ये मिथाइल ग्रुप है एस्टर में, तो पहले सबसे पहले मिथाइल लिख दिया, फिर हम लिखेंगे प्रोपेन, फिर 1 2 3 ट्राईओएट। ठीक है, 3 पोजीशन में O8 है। इस तरह से यदि पार्श्व श्रृंखला में क्रियात्मक समूह आ जाते हैं, तो पार्श्व श्रृंखला का IUPAC नाम पूर्व लग्न की तरह प्रयुक्त करते हैं। ध्यान रखें, अगर मान लो आपने किसी का पूर्व लग्न लिया और वो ऑलरेडी ही क्रियात्मक समूह रखता है, तो पहले आप उस एल्काइल ग्रुप का IUPAC नाम लिख लें, मतलब उस पार्श्व श्रृंखला का, और फिर उसे पूर्व लग्न की तरह लिखें। तो देखो जैसे अब यहां से चले तो 2COOH है, तो हम एक से सिलेक्ट कर रहे हैं, दूसरे में एंड, अब इसमें भी क्रियात्मक समूह आ गए हैं साइड में, तो ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। तो हम इसकी नंबर 1 उस कार्बन को देंगे जो सीधा मुख्य श्रृंखला से जुड़ा है, तो 1 2 3 ऐसा नंबर दिया। फिर आपको करना क्या है कि किस कार्बन में जुड़ा है उसका लुकेंट नंबर दे दें, ये
कॉम्प्लेक्स साइड चेन जिस कार्बन से जुड़ी है उसे ब्रैकेट के बाहर लिख दो, वो ये इंडिकेट कर रही है कि तीसरे कार्बन से अब क्या जुड़ा है। देखो तो यहां से नंबरिंग की है आपने 1 2, तो ये हो जाएगा, गलत लिखा है यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा बच्चों 2 क्लोरो, है ना, 2 पोजीशन में क्लोरो और 1 हाइड्रोक्सी, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हाइड्रोक्सी क्योंकि ये 1 कार्बन है, तो 2 क्लोरो 1 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, क्योंकि इतना 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है ये, तो हो गया प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद कर दें। फिर हम लिखेंगे हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। अब अच्छे समझ गए ना कि अगर पार्श्व श्रृंखला खुद ही ब्रांच्ड हो या उसमें क्रियात्मक समूह आ गए हैं और वो प्रीफिक्स में आ रही है, तो पहले उस पूरे एल्काइल ग्रुप का आईयूपीएसी नेम कर लें और फिर उसे पूर्व लग्न की तरह यूज करें। अब यहां आ जाए, इसका नेम देखना है बच्चों कि यहां पर पहले और दूसरे कार्बन में OH आ रहा है, यहां पर भी दूसरे में आ रहा है, यहां पर तीसरे में OH आ रहा है और यहां पर हाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक है, आ रहा है। तो यहां पर हाइड्रोक्सी मिथाइल और ये हाइड्रोक्सी है, तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे अल्फाबेटिकली। हमारे 2 कार्यात्मक समूह नियरेस्ट है क्योंकि ये हमारे अनुलग्न है, तो पहला दूसरा तीसरा, तो हम नाम लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल। ये यहां पर हमारा क्या बन गया बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट, क्या हो गया, ये साइड चेन मानी जाएगी और इसका यूज हो जाएगा प्रीफिक्स। बाकी ये मुख्य श्रृंखला से तीनों क्रियात्मक समूह जुड़े हैं, इसलिए इनका नेम हो जाएगा हेक्सेन 2,3,5 ट्राइओल। बात क्लियर है। इस तरह से इसमें चले जाए तो ये एसिड हैलाइड क्रियात्मक समूह है बच्चों, इसको नंबर 1 2 3 4 5 और 6, तो हो जाएगा 6 क्लोरो 3 मिथाइल अल्फाबेटिकली, फिर हो जाएगा हेक्सेन, तो ध्यान रखें कि इसमें डबल बॉन्ड लगा रखा है, तो हम इसमें ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हेक्स 3 इन और OYL क्लोराइड, ये नाम होगा बच्चों 3 हेक्सिनॉइल क्लोराइड, 3 पोजीशन मैंने इन लगा रखा है इसलिए ये नेम होगा। बात क्लियर है, क्योंकि यह एसिड हैलाइड है और ऑयल हैलाइड यूज होता है। अब हम इसमें आ जाए तो हमारे पास नंबर 1 ये है, 2 3 4 और ये है 5, तो हम पहले इस एस्टर है तो हम पहले लिख देंगे यहाँ पर एस्टर का इथाइल ग्रुप, फिर हम देखेंगे कि 4 पोजीशन में एमिनो है और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, 5 कार्बन है तो पेंट, फिर है इन, देखो आपको कहां पे दिख रहा है, 4 पोजीशन में इन और 2 पोजीशन में आयन, तो पहले इन लिखा जाता है फिर आयन और फिर ई हट के O8 लग गया तो हो गया इनोएट, ठीक है। तो इस तरह से एनोएट ये नेम हो जाएगा। बात क्लियर है अच्छी तरह से। ये अब कुछ प्रमुख क्रियात्मक यौगिक आप जो पढ़ोगे, जैसे एल्काइल हैलाइड, आईयूपीएसी नेम होता है इनका हेलो एल्केन, जैसे CH3 CH2Cl क्लोरोइथेन, है ना। एल्कोहल्स ROH, आईयूपीएसी नेम होता है एल्केनॉल, तो हो जाएगा जैसे CH3 CH2OH, तो 2 कार्बन का एल्केन हो गया, ई हट के ऑल लग गया तो हो गया एथेनॉल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, ओल लग गया तो हो गया प्रोपेनॉल। ऐसे एल्डिहाइड RCHO, एल्केनैल, मतलब जितने कार्बन है उसका एल्केन लें और ई हटा के AL लगा दें, जैसे मैथेनैल, एथेनैल, है ना। कीटोन में चले जाए तो एल्केनोन कहते हैं, कीटोन के टोटल कार्बन गिन के एल्केन लिखे और ई हटा के ओन लगा दें तो हो गया प्रोपेनोन। ऐसे पेंट, ये हो गया पेंटेन 2 ओन, तो 1 2 3 4 5 तो हो गया पेंट और फिर 2 पोजीशन में ओन है तो हो गया पेंटेन 2 ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, इनको बोलते हैं एल्केनोइक एसिड, तो 1 कार्बन मैथिनोइक एसिड, 2 कार्बन एथिनोइक एसिड। ईस्टर्स में आ जाए, एस्टर्स में बोलते हैं एल्काइल, जो कि जो सबसे लास्ट में जुड़ा है, मतलब COO के साथ जो R जुड़ा है वो पहले लिखा जाता है तो एल्काइल, फिर एल्केनोएट, जैसे CH3 COO C2H5, तो C2H5 को लिखेंगे हम इथाइल और 2 कार्बन हो गए तो हो गया एथेनोएट। ऐसे मिथाइल मैथिनोएट, अमाइड RCONH2, एल्केनामाइड, ठीक है, जैसे CH3CONH2 तो एथेन हो गया तो एथेनामाइड लग गया, ऐसे फॉर्म मेथेनामाइड। एसिड हैलाइड RCOX, एल्केनोइल हैलाइड, जैसे CH3COCl, तो इसका एल्केन हो गया एथेन और ऑयल लग गया तो हो गया एथिनोइल क्लोराइड, है ना। एसिड एनहाइड्राइड
RCOO होल ट्वाइस, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, मतलब वो एनहाइड्राइड जिस एसिड से बना है उस एसिड का IUPAC नेम लिख के एनहाइड्राइड लगा दें। जैसे ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड से बना है, चूंकि एसिटिक एसिड का IUPAC नेम है एथिनोइक तो हो गया एथिनोइक एनहाइड्राइड। अमाइंस, एल्केन अमाइंस, जैसे एक कार्बन तो हो गया मिथेन अमाइंस, दो कार्बन इथेन अमाइंस। नाइट्रो कंपाउंड RNO2, इनको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन, CH3NO2 नाइट्रो मीथेन। एल्काइल साइनाइड RCN, एल्केन नाइट्राइल, मतलब CH3CN एथेन नाइट्राइल। तो इस तरह से हमें इन फंक्शनल कंपाउंड्स को भी आगे पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th की केमिस्ट्री देखी जाए तो पूरी फंक्शनल कंपाउंड्स की है, 11th में तो केवल हाइड्रोकार्बन है। तो इस तरह से हमें फंक्शनल कंपाउंड के IUPAC नेम करने होते हैं बच्चों। इससे आपका जितने भी फंक्शनल कंपाउंड्स हैं अब आपसे बहुत इजी गोइंग बन जाएंगे। अब सिर्फ बचा है IUPAC नेम, तो वो आएगा एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक का IUPAC नेम, जो हम अगले टर्म में देखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में।